मैं धर्मपाल सांग दबंग हरियाणा। आप देख रहे हैं हम कल की जो चेयरमैन के लिए ड्रा होने वाला है कलायत के जो भी चेयरमैन का पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उन्होंने बहुत ही इंतज़ार किया है। ये इंतज़ार की घड़ियां कल ख़त्म हो जाएंगी। आज इसके लिए हम रणबीर धानिया से बात करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ के जानकार हैं और अच्छे एक मतलब कानून के जानकार हैं। नगर पालिका ये वो मनोनीत सदस्य भी रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है, क्या रहेगा। जी, डीपी सांड जी, जो कल जिस प्रकार आप बात करें कि लोकल बॉडी के प्रधान पद को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, तो कल दोपहर 12 बजे 26 दिसंबर को हरियाणा में जिन नगर पालिकाओं में और परिषदों में चुनाव होना है, वहाँ के प्रधान पद के आरक्षण का कल फैसला होना है। और उसको लेकर लोकल बॉडी हरियाणा के डायरेक्टर कार्य के कॉन्फ्रेंस के सभागार में, जो हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशक कॉन्फ्रेंस हॉल है पंचकुला में, वहाँ इसको लेकर बैठक होगी। और उसके बाद हरियाणा की करीब 2 दर्जन नगर पालिकाओं के प्रधान की कल तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो लोकल बॉडी का जो चुनाव है उसमें इतनी सियासी सरगर्मी पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि किस नगर पालिका में प्रधान का पद किस वर्ग के लिए आएगा। तो कल के बाद जो राजनीतिक उफान और चुनाव प्रचार को लेकर घमासान कल शुरू हो जाएगा, और उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और हरियाणा के 17 जिला उपायुक्त को इस बारे में पत्र भेजा गया है। एक बात और, जब से कलायत नगर पालिका बनी है कि ये पहला चांस है कि जो प्रधान पद के लिए सारे गांव का, जैसे सरपंची का मेंबरी का पड़ता है, एक मेंबर वार्ड से पीड़े और एक सरपंची का, ये पहली बार है। लोग जो यहाँ की नई जनरेशन है उनको इसके लिए कुछ गाइडलाइन दीजिए ताकि उनको इसकी समझ में आ जाए। देखिए डीपी सांड जी, जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली है कि लोग अपनी व्यवस्था को खुद उसको देख सकें, तो पंचायतों को विकसित किया गया था शुरुआत में। तो पंचायतों को जो विकसित किया गया, तो देश की आज़ादी के तुरंत बाद कलायत है, जो कलायत को पूर्ण पंचायत का दर्जा उसको हासिल रहा शुरू से ही। जबकि और जो पंचायतें हरियाणा में वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट वो पंचायतें होती थी, लेकिन कलायत शुरू से स्वतंत्र पंचायत रही है और 1987 तक यहाँ सरपंच चुने जाते रहे हैं। और अगर पंचायतों के स्वरूप की बात की जाए तो कलायत में देश की आज़ादी से लेकर और 1987 तक 3 सरपंच यहाँ बने हैं। उनमें गुलाब सिंह राणा है, प्रीतम सिंह जैलदार को 2 बार सरपंच रहने का अवसर मिला, और रतिराम निर्मल जी यहाँ से सरपंच रहे अंतिम। और उसके बाद नगर पालिका को कलायत की जो ग्राम पंचायत थी उसको नगर पालिका का दर्जा मिला। और 1987 में जब चुनाव हुए तो कलायत के पहले जो चेयरमैन हैं वो बलबीर सिंह राणा बने। और अब जिस प्रकार आप बात करें थी कि कैसे चुनाव होगा, अब सीधे तौर से प्रधान का चुनाव होना है। और सीधे प्रधान का चुनाव का मतलब ये है कि जो वोटर हैं वो वोटर 2 वोट डालेंगे। एक वोटर वो संबंधित वार्ड के एमसी के लिए डालेगा और एक वोट वो प्रधान पद के लिए डालेगा। तो इस बार प्रत्यक्ष रूप से मतदाता अपना प्रधान चुनेंगे, जबकि पहले वो पार्षद को चुनते थे, एमसी को चुनते थे और एमसी मिलकर प्रधान बनाते थे। तो ये इस बार बदलाव रहेगा और ईवीएम से वोटिंग होगी। और प्रत्येक बूथ पर अगर निर्धारित संख्या वहाँ रहती है वोटरों उम्मीदवारों की, तो एक बूथ के ऊपर 2 मशीनें होंगी। एक वोटिंग जिसमें की जाएगी वो एमसी के लिए, और तो एक मशीन में वोटिंग की जाएगी प्रधान पद के लिए, यानी कि उनके उम्मीदवारों की सूची वहाँ डिस्प्ले होगी। इस प्रकार लोग कलायत के 16 बूथों पर मतदान करेंगे। कलायत में 16 बूथ होंगे पहली बार, और 16 बूथों पर मतदान करते हुए और अपना प्रधान और अपने एमसी चुनेंगे। वो 3 जो भी वार्ड बढ़ाए गए हैं उनके लिए भी बता दीजिए कि कई लोगों को नहीं पता, भाइयों को, कि भाई कौन सा कहाँ से कौन सा वार्ड टूट के कौन सा वार्ड बना है, तो वो भी थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ देखिए, जो कलायत नगर पालिका के 13 वार्ड थे और 13 के बाद इनकी संख्या 16 हो गई। 3 वार्ड उनमें बड़े इंक्रीज हुए हैं। अनाज मंडी का जो एरिया है और जो रेलवे स्टेशन का कोड़े खां रोड है या खेड़ी रोड है, वहाँ का जो एरिया है वो वार्ड नंबर 16 है। अनाज मंडी सहित HDFC बैंक के बराबर में गली है, वहाँ से वो शुरू होता है। और उसके जब ये हमारी जो सैनिक कॉलोनी है वो वार्ड नंबर 15 है। और उसके बाद जो उसकी साइड का जो एरिया है जहाँ ऊपर से घूम कर आते हैं वार्ड नंबर 14 है वो।
तो इस प्रकार के ये 3 वार्ड यहाँ बने हैं और पहले के जो वार्ड हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 जो 13 वार्ड रहे हैं, उनका स्वरूप लगभग वही है। उससे उनको काट कर आपस में तभी उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, क्योंकि आबादी तो वही रहती है, उन वार्ड की संख्या बढ़ाई गई है। तो कुछ वार्डों में बड़े बदलाव आए हैं और कुछ वार्डों में उस नई वार्डबंदी का ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाया है। जो सरकार ने ये कलैट में सरपंची, जैसे गांव में सरपंची का चुनाव होता है, 2 वोट डालते हैं, 1 मेंबर का 1 सरपंची का, ऐसे ही कलैट में पहली बार होने जा रहा है। क्या इससे कुछ भ्रष्टाचार या जो भी चुनाव में ज़्यादा खर्चा होता था, क्या उस पर अंकुश लगेगा? देखिए, ये समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, शिथिलता उसमें आएगी कि जो प्रधान है उसको सीधे तौर से चुना जाएगा और सीधे तौर से चुनकर जिस प्रकार कॉरपोरेशन है यानी कि निगम है और उनमें मेयर चुने जाते हैं, ऐसे इस प्रकार वहाँ इस बार जो प्रणाली अपनाई जा रही है कि सीधे तौर से चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ भी पहला जो मेयर थे उनको उनके सदस्यों को चुनते थे। तो जो सरकार है, सरकार ये सोच रही है कि जो आम आदमी है वो भी अपना जो प्रधान है उस इलाके का, चेयरपर्सन है या चेयरमैन है या मेयर है, उनको वो चुनने में वो भी वोटिंग कर सके। इस नज़रिए से उनको वोट का अधिकार इसमें दिया गया है, क्योंकि अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि एमसीओ के माध्यम से वो प्रधान को चुनते हैं। एक फिल्म का गाना याद आएगा कि लोग भैया बन गया थानेदार अब डर काहे का। कई बार इस तरह सोच रहे हैं कि भाई तो निष्पक्ष चेयरमैन बन का होगा, भाई तेरे ऊपर कोई भी किसी का दबाव नहीं रहेगा। तो इसके लिए उन भाइयों को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि पहले तो प्रस्ताव पास कर देते थे, लेके आते थे, उसको तोड़ देते थे, लेकिन वो गांव की तरफ से चुन के आएगा, उसमें क्या प्रावधान रहेंगे, क्या वो ऐसी प्रक्रिया पर वो मतलब काम कर सकेंगे? देखिए, निरंकुश होकर काम नहीं कर पाएगा प्रधान। निरंकुशता उसकी वहाँ बन भी नहीं सकती लोकतंत्र में, क्योंकि जैसे आम बैठक हैं, स्पेशल बैठक हैं, बजट बैठक हैं, वहाँ जो एजेंडे पास होने होते हैं, प्रस्ताव जो डलने होते हैं, उसके लिए एमसी का कोरम होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि वो निरंकुशता से काम कर पाएंगे, बल्कि उनको जिम्मेवारी से सभी वार्डों के एमसीओ के साथ मिलकर उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अविश्वास का प्रावधान भी रहेगा। जब असंतुष्ट हो जाते हैं तो उनकी एक टेबल, एक नॉर्म भी वहाँ तय होगा कि इतने एमसी मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको निरंकुशता वो वहाँ बनी रहेगी इसके कारण, तो उसको पद से हटाने की प्रक्रिया। यहाँ मैं आपको बीच में एक बार रोकूंगा। जैसे प्रस्ताव लेके आते हैं, क्या उसको चेयरमैन को चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ भी अविश्वास का प्रावधान वहाँ रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा सकता है जब उनका एक टेबल वो तय हो जाएगी अविश्वास की, कि 1/3 की संख्या उनके खिलाफ हो जाती है, तो अपना शपथ पत्र देंगे जिला उपायुक्त के माध्यम से। और अगर ऐसा है कि वहाँ उसका सदन के अंदर वो अपना विश्वास खो चुका है अध्यक्ष, तो उसको हटाने का बिल्कुल प्रावधान है। वो तो हर जगह रखा गया है इसके अंदर। वो तो पंचायतों में आपने देखा होगा कि इन्होंने रिकाल का एक प्रावधान रखा था। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को निरंकुशता के रूप में वहाँ नहीं पद पर बिठाया जा सकता। तो अगर कोई अपने पद पे ईमानदारी से या समानता से काम नहीं करता है तो वहाँ उनको पद पर हटाने की प्रक्रियाएँ हैं। लेकिन जो ये सीधे तौर से प्रधान चुने जाएंगे, इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कितनी संख्या से हटाए जा सकेंगे और उनके खिलाफ अविश्वास लाने का तरीका क्या होगा, ये भी उनकी जो गाइडलाइन है, इनकी जो नोटिफिकेशन है, जो प्रक्रिया है, वो भी जल्दी इस बारे में सार्वजनिक हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ रणबीर दानिया जी, इतने जानकार। हम कलैत में मेरे ख्याल है कि वकील का काम करते हैं, किसी भी अधिकारी या किसी भी ऑफिस के बारे में, किसी भी कानून प्रक्रिया के ऊपर तो रणबीर दानिया को याद किया जाता है। आज हमने उनसे आपको इस चीज़ की जानकारी दिलवाई और इंतजार करना कल के 5 बजे के बाद आपको फिर बताएंगे किस वर्ग के ऊपर ये ताज पहनाया जाएगा। कल इसका ड्रा निकलने वाला है, 5 बजे का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।